मंगलपुर नाम के गांव में सुमन अपने पति रमन के साथ रहती थी, जो बहुत ही गरीब, सुलझी हुई, दूसरों की मदद करने वाली, कम पैसे होने के बावजूद भी खुद भूखी रहकर सबको पेट भर खाना खिलाने वाली औरत थी। गांव में जिस किसी को भी जरूरत हो तो सुमन उसकी बेझिझक मदद कर दिया करती थी। उसी गांव में रमा नाम की एक औरत अपने पति सुभाष के साथ रहती थी, जो बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसे सिर्फ ज्यादा चाहिए था। वो हमेशा दूसरों के आंगन से सुबह जल्दी उठकर फूल चुराती थी और भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, ताकि कोई काम किए बिना ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक दिन रात के समय रमा मन ही मन, चलो घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ, ताकि कल सुबह गांव की औरतें उठने से पहले ही उनके आंगन के फूल चुरा सकूं। आखिर कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, माता का आशीर्वाद तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मैं पूरे मंदिर को ऐसा सजाऊंगी कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मुझ पर ही जमी रहे। अरे रमा, आजकल तुम खुद से ज्यादा बातें करने लगी हो। तुम्हारी ये आदत बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, बस लाइट बंद कर दीजिएगा जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मुझे सब पता है। कल से नवरात्रि जो शुरू हो रही है, गांव में किसी औरत को कोई फूल नहीं मिलना चाहिए। यही नियोजन होगा आपका। सो जाइए। अब रमा सुबह जल्दी उठकर गांव के लोगों के आंगन से फूल तोड़ने लगती है। वो फूल तोड़ते वक्त जरा भी नहीं सोचती थी कि पेड़ की डालियां टूट रही है या फिर पौधा खराब हो रहा है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे फूल चाहिए थे। और ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी कि वो रमा ही है, जो सुबह उठकर सारे गांव के पेड़ पौधे तोड़ते हुए फूल चुराती है और पूरे मंदिर को फूलों से सजाती थी। लेकिन जब भी कोई उसे रोके या फिर पूछे तो वो उससे बड़े ही बदतमीजी से बात करती थी। एक दिन रमा अपने सारे काम हर रोज की तरह खत्म कर नदी पर कपड़े धोने और पानी लेने के लिए सुमन के साथ जाने लगती है। जाते जाते एक बूढ़ी सुमन से, सुमन बिटिया, जरा देखो तो, सुबह जल्दी कोई बंदरिया आई थी शायद, जो पूरे आंगन में पेड़ों का कचरा करके चली गई। जरा इसे साफ करने में मेरी मदद करोगी? बहुत अच्छा होगा बिटिया। ओ बुढ़िया कही की, बोल ना कि रमा फूल तोड़कर ले गई और यहाँ कचरा कर गई। बंदर बोलती है क्या मुझे? पूरे गांव को पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही फूल तोड़ने आती हूँ सुबह। अरे रमा, ऐसे क्यों बात करती है? मैं तुझे थोड़ी ना बंदरिया बोलूंगी। तुम्हारे जाने के बाद सच में ही यहाँ बंदरिया आई होगी, जो इतना आंगन खराब कर गई। चुप करो बूढ़ी कही की, किसी को कोई काम नहीं है क्या यहाँ? चल सुमन, हम हमारे काम के लिए निकलते हैं। फिर वहां जाकर अच्छी जगह नहीं मिलती कपड़े धोने के लिए, और कपड़े भी ठीक से नहीं निकलते। रमा, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। बूढ़ी माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ। हाँ, तूने ही ले रखी है सारे गांव की जिम्मेदारी। करती रहे लोगों के काम, मैं तो चली। अब रमा आगे जाकर अपने कपड़े धोकर उसे सुखाने के लिए डाल रही थी कि तभी सुमन अपने कपड़े धोने लगती है। उसे देख रमा, आ गई सारे गांव की काम वाली। आज नहीं लाई किसी के कपड़े या फिर घड़ा जिसे भरकर पानी ले जा सके। रमा, ऐसे क्यों बात करती हो? अरे वो थके हारे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। क्या हुआ अगर हम उनकी कुछ मदद कर दे तो? तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वो रमा की ओर देखकर, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है बेटी। ओ साधु बाबा, चलो निकलो यहाँ से। पानी ही पीना है तो इतनी बड़ी नदी नहीं दिख रही? ले लो कहीं से भी पानी और पी लो। पानी क्या मांगना पड़ता है? अरे बेटी, मेरे पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। तो अपने हाथ तो है ना, उन्हीं से पी लो। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। रुको साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमन अपने मटके में पानी भरकर साधु बाबा को पिलाती है। तो साधु, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम इसी गांव की हो? जी बाबा, हम इसी गांव के हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेटी, मैं जंगलों में यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ।
आज तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हें आशीष के तौर पर एक मटका देना चाहता हूँ। जब तक ये मटका तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति खिलती रहेगी। साधु कई सारे मटके अपनी सिद्धि से बनाते हैं। घड़ों को देख रमा, इतने सारे घड़े, अरे इसमें तो सोने का भी घड़ा है। क्या मैं पूछ लूं इस बाबा से एक घड़े के लिए? हाँ हाँ, तुम भी ले जा सकती हो एक घड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या बात कर रही हूँ? बेटी, मैं दूसरों की मन की बात जान लेता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो ठीक है, क्या मैं ये सोने का घड़ा ले जा सकती हूँ? हाँ जरूर। बेटी सुमन, तुम कौन सा घड़ा लेकर जाओगी? बाबा, मेरे घर में तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटी मेरी बात मानो, तुम इसमें से एक घड़ा लेकर जाओ। सुमन, मैंने तो अपने पसंद का घड़ा ले लिया है, अब तू भी ले ले। अब सुमन अपने लिए मिट्टी का घड़ा पसंद करती है और उसमें पानी भरती है। तभी रमा मन ही मन, अब तो मैं अपने लिए इस घड़े को पिघलाकर बहुत सारे गहने बनाऊंगी, ताकि गांव में सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत मैं ही दिखूंगी। और ये सुमन, ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है। इसने तो मिट्टी का घड़ा ही लिया, जो कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही है? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। रमा जल्दी जल्दी में ही अपने घर जाने लगती है। जाते जाते आज वो किसी से बात नहीं करती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो वो उसकी तरफ देखे बिना ही चली जाती है। गांव के पास जाते ही घड़े को छुपा लेती है, ताकि कोई उसके सोने के घड़े को ना देख पाए। अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है और रमा जल्दबाजी में अपने घड़े का पानी आंगन में ही फेंकने लगती है, तो उसके शरीर पर अचानक से कई सारे कीड़े हमला कर देते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कीड़े, इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? ये मुझे काट रहे हैं, कोई बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रमा वो घड़ा अपने हाथ से नीचे फेंक देती है और वो नीचे गिरते ही अदृश्य हो जाता है। तभी रमा पागलों की तरह उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है, क्योंकि उन कीड़ों ने रमा के शरीर पर जगह जगह पर जख्म कर दिया था। दूसरी ओर सुमन जैसे ही घड़े का पानी अपने दूसरे मटके में डालना शुरू करती है, तो उसमें से सोना निकलने लगता है। जब जब सुमन उस घड़े को उल्टा करती, तब तब उसमें से सोने के सिक्कों का पानी बहने लगा। यहाँ भागते भागते थकी हारी रमा, साधु बाबा कहाँ है आप? आपने ये कौन सा घड़ा मुझे दिया था? ये मेरे पूरे शरीर में आग जल रही है, जिसमें सिर्फ कीड़े ही कीड़े निकले। तभी आकाश में साधु का चित्र बन जाता है और वो रमा से, रमा, वो पाप का घड़ा था जो तुमने खुद चुना था अपने लिए, और सुमन ने पुण्य का घड़ा चुना था, इसलिए उसका घर सोने से भर चुका है। अब रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी बदतमीजी से की जाने वाली बातें याद आती है। उसे समझ में आ जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी की सेवा करते हैं। राधानगर नाम के गांव में सुरेखा अपने पति विश्वनाथ के साथ रहती थी। उसे एक बेटा था जो विदेश में नौकरी करता था। सुरेखा और विश्वनाथ बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। वो दोनों हर एक चीज का मूल लगाते थे, साथ ही सबसे सस्ती जो भी चीज मिले वही अपने घर में लाते थे। अब उनका बेटा शुभम अपने गांव में लौट आता है और कुछ दिन वहीं पर रहने वाला था, तो सुरेखा और विश्वनाथ शुभम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखने लगते हैं। वो अपने बेटे की शादी बहुत बड़े खानदान में करना चाहते थे, ताकि बहू घर आते वक्त बहुत सारा धन लेकर आए। लेकिन एक दिन शुभम उन्हें बताता है कि वो एक माधुरी नाम की लड़की से प्यार करता है, जो उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, जो बहुत ही गरीब खानदान से है। शुभम के विदेश जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम की माँ शुभम से, ये क्या बदतमीजी है शुभम, हम तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे खानदान में करना चाहते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम किसी गरीब घर की लड़की से प्यार करते हो? अरे वो इस घर में कुछ नहीं ला सकती। अरे माँ, हमें किसी चीज की क्या जरूरत है, और हमारे पास सब कुछ तो है। वो हमारे घर में प्यार ला सकती है, हमें एक दूसरे से बांध कर रख सकती है। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माधुरी से ही। अरे बेटा जरा सोचो तो,
अमीर घर की लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो वो सोना, चांदी, पैसा सब कुछ लेकर आएगी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद भी शुभम अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था, तो ना चाहते हुए भी सुरेखा और विश्वनाथ को शुभम की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन दोनों की शादी करवानी ही पड़ी। सुरेखा और विश्वनाथ ने माधुरी और शुभम की शादी बड़े ही साधारण तरीके से करवाई। वो शादी में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद सुरेखा माधुरी को घर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करने लगी। जैसे कि जब भी माधुरी खाना बनाती और उसे ढककर अपने कमरे में जाती तो सुरेखा वहाँ पर जाकर उसमें एक तो नमक ज्यादा डाल देती या फिर लाल मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करती, और जब भी वो खाना खाने बैठती तो तमाशा शुरू कर देती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह अपना काम खत्म कर माधुरी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और खाना शुरू करते हैं। पहला निवाला खाते ही सुरेखा, ये क्या है माधुरी, ये क्या बनाया है तुमने? इसमें तो सिर्फ मिर्च लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पानी में मिर्च डालकर खिलाया हो। तुझे तो ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे अब तो ये हर रोज का हो गया है। शुभम, क्या ये है तुम्हारी पसंद? ये तुम्हारी पसंद जिसे खाना बनाना भी नहीं आता? सुरेखा के हर रोज के ताने सुनने के बाद भी माधुरी उनसे कुछ भी नहीं कहती। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, उसमें सहनशीलता भी बहुत ज्यादा थी। अब शुभम को भारत में आए हुए 1 महीना गुजर चुका था और उसे अपने काम से फिर से वापस जाना पड़ रहा था। तो वो माधुरी से, माधुरी, मुझे कुछ समय के लिए फिर से विदेश जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जैसे ही कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मैं वापस लौट आऊंगा और यही रहूंगा और यहीं पर अपना कुछ नया काम शुरू कर दूंगा। ठीक है शुभम, तुम अपना काम मन लगाकर करना, लेकिन हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल वापस नहीं जाने दूंगी। शुभम और माधुरी की सारी बातें सुरेखा चुपचाप से कमरे के बाहर खड़े रहकर सुन रही थी। अब सुरेखा मन ही मन, हाँ, बढ़िया ही, फिर से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी वाली। अगर मेरा बेटा काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे आएंगे इस घर में? अब शुभम अपने काम के लिए विदेश चला जाता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद एक दिन माधुरी अपने सारे काम खत्म कर अपने कमरे में टीवी देख रही थी, तो उसे देख सुरेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी सुनते हो, टीवी देखने के अलावा भी और कोई काम है आपको? सुरेखा जोर जोर से बातें कर रही है। ये सुन माधुरी भागते हुए वहाँ पर आ जाती है और ये देख सुरेखा और जोर जोर से बातें करने लगती है। सारा दिन बस टीवी ही देखते रहते हो, हर कमरे में एक एक पंखा चलता है और लाइट, वॉशिंग मशीन, अरे इस महीने का बिल भी देखा है? और तो और ऊपर से टीवी कनेक्शन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। इतने सारे खर्चे हैं और कमाने वाला तो सिर्फ एक ही है ना। माधुरी, अब बस बहुत हो चुका, आज से सारे टीवी कनेक्शन बंद। इस घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा, दिन भर कोई भी लाइट इस्तेमाल नहीं करेगा। इतनी कड़ी धूप है तो अब से वॉशिंग मशीन भी बंद, फ्रिज की भी कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में, ठीक है, याद रखना। ऐसा कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। विश्वनाथ के साथ अपने कमरे में आराम से पंखा लगाकर सो जाती है। इस बात से माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पंखा और टीवी बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुरेखा उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी और स्वभाव से तो वो कंजूस ही थी, तो वो हर रोज बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियां खरीद कर लाती और वही सब्जियां कम तेल में पकाने के लिए कहती थी। अब कड़ाकती गर्मी आ चुकी थी। एक दिन अपने सारे काम पूरे कर माधुरी ने आलू के पापड़ भी बनाए थे, तो वो थकी हारी, गर्मी से परेशान सुरेखा के कमरे में पहुंचती है। सोचती है कि पंखे के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेगी, लेकिन वहां पर विश्वनाथ सोया हुआ था। तो माधुरी को अपने कमरे में देख सुरेखा, क्या हुआ माधुरी, कुछ चाहिए था क्या? नहीं माँ जी, वो मैं आज बहुत थक गई थी, सुबह से धूप में काम कर रही हूँ तो पंखे की हवा खाने यहाँ आ गई। देखो माधुरी, तुम्हारे ससुर अभी अभी सोए हैं और मैं उन्हें तुम्हारे लिए तो नहीं जगा सकती। ये लो ये हाथ पंखा, इसी से अपने लिए हवा चला लेना। माधुरी ये सब देखकर मन ही मन बहुत रोती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन माधुरी घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसे साड़ी वाले की आवाज सुनाई दी। उसे सुन माधुरी ने उसे आवाज लगाई और साड़ियाँ देखने लगी,
कि तभी सुरेखा वहां आ जाती है और वो माधुरी से, माधुरी, इसे क्यों बुलाया? माँ जी, मेरी कुछ साड़ियाँ खराब हो चुकी है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक आध साड़ी ले लूं। अरे बहू, तेरी शादी में तो कितनी सारी साड़ियाँ आई हुई है, उसी में से कोई निकाल ले। तुझे कितनी बार कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिजूल के खर्चे मत किया कर, लेकिन तू है कि सिर्फ खर्चे पर खर्चे ही किए जा रही है। माधुरी को सुरेखा की बात बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। तभी वो साड़ी वाला सुरेखा से, अरे बहन जी, आपकी बहू का इतना मन है तो ले लीजिए ना एक साड़ी, इतनी ज्यादा महंगी भी तो नहीं है। हाँ हाँ पता है, तुम्हारी बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू उसके मायके से आते वक्त कोई खजाना नहीं लेकर आई है कि आए दिन उसे कुछ न कुछ खरीद कर दे दूं। चलो जाओ यहाँ से। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन माधुरी की माँ माई उसे मिलने के लिए माधुरी के ससुराल में आती है। उन्हें देख सुरेखा मन ही मन, हे प्रभु, पता नहीं इतनी महंगाई में यहाँ पर क्यों आई होंगी। माधुरी के माँ आते वक्त खूब सारे फल, ताजी सब्जियाँ और कुछ लड्डू लेकर आई थी। वो साइड में रखकर माई माधुरी से, माधुरी बेटा, तुम तो दिन ब दिन बहुत ही खराब होती जा रही हो। अपने आप की ओर देखा भी है? जिस दिन दामाद जी घर आएंगे तो तुम्हें ऐसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे बेटा। माँ, क्या बताऊँ तुम्हें, ये मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस और घमंडी है। वो घर में दिन हो या रात पंखा भी नहीं चलाने देती। पूरा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ माँ, और बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियाँ उठा कर लाती है, और फल वो तो कभी नहीं आते हमारे घर में। माधुरी की सारी बातें सुरेखा ने सुन ली तो वो आगे आकर, देखिए समधन जी, अगर आपको कोई एतराज हो तो आप आपकी बच्ची को यहाँ से लेकर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप ही उसके लिए फल और ताजी ताजी सब्जियाँ लेकर आइएगा। जी वो तो मैं अपने गाँव से ही लेकर आई हूँ, ये लीजिए। सुरेखा फल और सब्जियों की थैली लेकर किचन में चली जाती है और उसमें से एक फल निकाल कर खाने लगती है और मन ही मन, वाह 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 वाह, कितने दिन बीत चुके हैं कि मैंने एक फल भी नहीं खाया। ये तो कितने रसीले लग रहे हैं, मैं अभी से खा लेती हूँ। सुरेखा किचन में जाकर एक फल खा रही थी और यहाँ माधुरी अपनी माँ से, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आखिर ये मेरा ही तो घर है ना माँ। अब माधुरी से कुछ बातें कर माई अपने घर लौटने के लिए निकल रही थी कि तभी सुरेखा, अरे आप इतनी जल्दी निकल रही है, बैठिए ना कुछ देर और। वो क्या है ना कि चाय बना रही थी, लेकिन चाय की पत्ती ही खत्म हो चुकी है घर में से। कोई बात नहीं समधन जी, मैं चलती हूँ। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर चुके थे। शुभम अपने देश में वापस लौटने वाला था कि अचानक से काम करते करते एक दिन माधुरी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसे बेड पर लिटाकर सुरेखा डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें वहीं पर बुलवाती है। अब डॉक्टर सुरेखा से, अरे माँ जी, इनके शरीर में तो विटामिन और कैल्शियम की बहुत कमी है, इसलिए इन्हें ये चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब इसके इलाज में कितने रुपए खर्च होंगे? 1000-2000 रुपए की दवाइयाँ हो जाएगी माँ जी। डॉक्टर के बाहर जाते ही सुरेखा मन ही मन, अरे अगर मैं इस पर 1000 से 2000 रुपए खर्चा करूंगी तो कैसे चलेगा, हमारा तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे घर के नुस्खे इस्तेमाल करके ही अच्छा कर देती हूँ। अब सुरेखा माधुरी को बहुत सारा पानी पिलाने लगी और खाने में वैसे ही रोज की तरह सस्ती वाली सब्जियाँ, सस्ते वाले फल वही लाकर खिलाने लगी। लेकिन माधुरी की तबीयत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी कि तभी एक दिन शुभम घर वापस लौटता है। वो घर आते वक्त बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन सुरेखा और विश्वनाथ बाजार में गए हुए थे। माधुरी घर में अकेली ही थी और माधुरी को बीमार देख वो बहुत दुखी हो जाता है। वो माधुरी से, अरे माधुरी, ये सब क्या है? तुम कितनी खराब हो चुकी हो? तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? और माँ पिताजी कहाँ है? तुम्हें इस हालत में रखकर वो कहाँ चले गए? शुभम को घर आया देख माधुरी जोर जोर से रोने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। ये देख शुभम उसके पास जाकर बैठता है। तभी माधुरी शुभम से, जी वो माँ जी और पापा जी बाहर बाजार गए हैं। अब माधुरी रोते रोते शुभम को सारी बात बताती है। शुभम उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है और उस पर इलाज करवाना शुरू करता है। यहाँ सुरेखा और विश्वनाथ घर आते हैं और माधुरी को देखने लगते हैं। तभी शुभम अस्पताल से घर लौटता है। शुभम को सामने खड़ा देख सुरेखा और विश्वनाथ डर जाते हैं
और शुभम अपनी माँ से, अरे माँ, माधुरी कहाँ है? मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। शुभम घर आते ही माधुरी के बारे में पूछ रहा है। यह सुन सुरेखा और विश्वनाथ बहुत डर जाते हैं। वो शुभम से, बेटा वो हम बाजार गए थे, माधुरी घर पर ही थी और पता नहीं अब कहाँ चली गई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों उसे बीमारी की हालत में छोड़कर बाजार में चले गए। क्या आप उसका अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते थे? आपको पता भी है माधुरी को आज आईसीयू में रखा गया है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने उसके बचने की भी आशंका बताई है। पता नहीं आपका ये घमंड, आपकी ये कंजूसी कब खत्म होगी। अगर मेरी माधुरी को कुछ हुआ ना, तो ये समझ लेना कि आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कभी मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, मुझसे बात भी मत करना तुम। शुभम के ऐसे कहते ही सुरेखा और विश्वनाथ की आंखें खुल जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो दोनों शुभम से माफी मांगते हैं और अस्पताल जाकर माधुरी के लिए दुआ भी करते हैं, साथ ही उसकी सेवा भी करते हैं। कुछ ही दिनों में माधुरी अच्छी हो जाती है और घर लौटती है। तब सुरेखा माधुरी से, माधुरी हमें माफ कर देना बेटा, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म उठाए हैं, लेकिन तुमने आज तक उफ तक नहीं किया। हमने हमेशा कंजूसी की, साथ ही हमें इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि हमारा बेटा विदेश में काम करता है और उसे बहुत सारी तनख्वाह मिलती है। हमारी कंजूसी और घमंड के कारण ही हमने हमारे घर की लक्ष्मी से एक काम वाली की तरह बर्ताव किया। इसीलिए हमें माफ कर देना बेटा। आज के बाद जैसा शुभम हमारे लिए है, वैसे ही तुम भी हमारी बेटी हो।